मेरे सीए फाउंडेशन वाले प्यारे और दमदार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। दोस्तों, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट्स यानी कि यूनिट नंबर 3 जो कि चैप्टर 1 में है। इससे ट्रू फॉल्स तो आता ही आता है दोस्तों, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसके पूरे कॉन्सेप्ट भाई पूरे अकाउंटिंग में और पूरी लाइफ आपको काम में आएंगे। सारे जो अकाउंटिंग में मैनिपुलेशंस होते हैं वो इससे भी रिलेटेड होते हैं, तो इसको सीखना, इसको समझना प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी सीए बनने के बाद बहुत काम का होता है। तो दोस्तों, इसको ढंग से हम समझेंगे लेकिन नोट्स के थ्रू, और इसके क्राइटेरियाज वगैरह बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। बहुत जल्दी हम इसे मैराथन के फॉर्म में कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे जिससे हमें सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो भाई शुरू करते हैं, किसी भी बिजनेस के बारे में देखते हैं पहले हम बिजनेस की कहानी क्या है। तो भाई टॉपिक है हमारा कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट। इसको करने के पहले आप एक चीज़ समझ लो, बिजनेस एक्टिविटी। देखो दोस्तों, कोई भी बिजनेस हो, चाहे वो कंपनी के फॉर्म में हो, चाहे वो पार्टनरशिप के फॉर्म में हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, किसी भी तरह का बिजनेस हो, ले देकर वो फाइनेंशियल एक्टिविटी कर रहा है, तो उसमें या तो पैसे का आउटफ्लो होगा या पैसे का इनफ्लो होगा। ये बात ध्यान में रखना, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही दो चीजें, या तो पैसा आएगा, ठीक है, या तो पैसा आएगा या पैसा जाएगा, यही दो चीजें, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब ये जो आउटफ्लो है हम उसको यहाँ पर अकाउंटिंग के टर्म में बोलेंगे एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस नहीं, एक्सपेंडिचर बड़ी टर्म है, ध्यान रखना, एक्सपेंडिचर। और फिर बात करेंगे हम रिसिप्ट्स की, जो इनफ्लो है हम उसको बोलेंगे रिसिप्ट्स। ओके, गेटिंग माय पॉइंट। तो भाई ये जो एक्सपेंडिचर है ना, अब हम इसको कैटेगराइज करेंगे कि जो हमारा आउटफ्लो हो रहा है वो हमारा या तो एक्सपेंस बनेगा या हमारी असेट बनेगी। एक बात ध्यान में रखना, जब हम एक्सपेंडिचर करेंगे ना तो एक्चुअली उसका इफेक्ट डेबिट में जाएगा एक्सपेंडिचर का, और जब हमें रिसिप्ट्स होगी ना तो रिसिप्ट्स का इफेक्ट क्रेडिट में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। ये चीज़ें डेबिट क्रेडिट के रूल पर बेस्ड ही हैं। सब कुछ वही है दोस्तों, अकाउंट्स की यही खासियत है, जिसे आप अपना मान चुके हो सकता है वो कुछ महीनों में, कुछ घंटों में, कुछ दिन में बदल जाए, लेकिन ये डेबिट क्रेडिट के कॉन्सेप्ट और ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं ये लाइफ टाइम कभी भी बदलने वाले नहीं है। यही इस सब्जेक्ट की खूबसूरती है, ये ध्यान रखना। तो एक्सपेंडिचर या तो असेट होगा या एक्सपेंस होगा। अब हमें इस चैप्टर में यही सीखना है कि कब हम एक्सपेंडिचर को असेट माने, दैट इज कैपिटल नेचर का माने, दैट इज कैपिटल नेचर का माने, और कब हम एक्सपेंडिचर को एक्सपेंस माने, दैट इज रेवेन्यू नेचर का माने। यही हमें इस चैप्टर में सीखना है। फिर बात करते हैं इनफ्लो की, रिसिप्ट्स की। तो अगेन, रिसिप्ट्स या तो लाइबिलिटी बनती है या हमारी इनकम बनती है। तो हमें यही सीखना है कि रिसिप्ट को लाइबिलिटी कब माने, दैट इज कैपिटल नेचर का रिसिप्ट किस कंडीशन पे माने, और रिसिप्ट को इनकम कैसे मानते हैं, रेवेन्यू नेचर का क्यों मानते हैं, वो सब हमें यहाँ पर क्राइटेरियाज को देखने का है दोस्तों। यही हमारे इस टॉपिक का पर्पज है। तो शुरुआत करते हैं भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं आउटफ्लो की। तो दोस्तों, आउटफ्लो का मतलब क्या हो रहा था, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर या तो कैपिटल नेचर का होगा या रेवेन्यू नेचर का होगा। अकाउंटेंट लोगों के दिमाग से एक उपज आई है, अकाउंटेंट लोगों ने बीच का रास्ता निकाला है, जिसे डेफर्ड रेवेन्यू बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू बोलते हैं। वैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है, देखो बीच में एक नई चीज़ आ गई थी। वैसे इतना डिटेल में आप सीए इंटर में पढ़ेंगे दोस्तों, सीए इंटर में पढ़ेंगे। तो आउटफ्लो या तो कैपिटल नेचर का होगा या रेवेन्यू नेचर का होगा, ये हमें मेनली ध्यान देना है, ठीक है। और वो डेफर्ड रेवेन्यू नेचर का भी हो सकता है। अब ये डेफर्ड रेवेन्यू नेचर क्या होता है इसको हम थोड़ी देर बाद क्लियर करेंगे, शॉर्ट में क्लियर करेंगे। लेकिन कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर का आउटफ्लो, कब कैपिटल नेचर का होगा, कब रेवेन्यू नेचर का होगा, उसके कुछ क्राइटेरिया है। तो इधर ध्यान देना दोस्तों। सबसे फर्स्ट जो क्राइटेरिया है हमारा, उसको बोलते हैं नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर। भाई नेचर ऑफ एक्सपेंडिचर का पूरा पूरा फर्क पड़ता है कि वो एक्सपेंडिचर किस किस कैटेगरी में जाएगा। नेचर ऑफ बिजनेस का पूरा पूरा फर्क पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक एग्जांपल से। मान लो बेटा, आपका ट्रेडिंग ऑफ फर्नीचर का बिजनेस है। तो ट्रेडर ऑफ फर्नीचर अगर फर्नीचर खरीदता है और खरीदता है फॉर सेल, तो जो उसने फर्नीचर खरीदा है वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर होगा, मतलब वो उसका एक्सपेंस होगा। अगर वही ट्रेडर ऑफ फर्नीचर फर्नीचर खरीदता है, लेकिन खरीदता है अपने खुद के बिजनेस के यूज के लिए, तो फिर वही फर्नीचर कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर बन जाएगा।
इसके अलावा कोई ट्रेडर है, जैसे मान लो कोई अकाउंटिंग फर्म है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपने ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीद रहा है, बाय फर्नीचर, तो वो हमेशा कैपिटल नेचर का ही होगा। तो नेचर ऑफ बिजनेस का पूरा फर्क पड़ता है आउटफ्लो पर, कि वो कैपिटल नेचर का है या रेवेन्यू नेचर का है। ठीक है, चलिए सर, सेकंड क्राइटेरिया क्या है? सेकंड क्राइटेरिया है उस एक्सपेंडिचर का रिकरिंग होना या नॉन रिकरिंग होना। रिकरिंग मतलब बार बार होना, जैसे मंथली एक्सपेंस। नॉन रिकरिंग जो एक अकाउंटिंग पीरियड में बार बार जनरली नहीं होते हैं, बार बार जनरली नहीं होते हैं। तो अगर कोई एक्सपेंडिचर रिकरिंग है, आर बोले तो रिकरिंग है, फ्रिक्वेंटली हो रहा है। कब फ्रिक्वेंटली हो रहा है? किसी एक अकाउंटिंग पीरियड में। जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड होता है ना जनरली 12 मंथ्स का, तो उसमें फ्रिक्वेंटली हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे फॉर एग्जांपल मंथली सैलरी। तो वो हमारा बनेगा रेवेन्यू नेचर का। कौन से नेचर का बनेगा? रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर बनेगा, मतलब उसको हम बोलेंगे एक्सपेंस। और एक्सपेंस का इफेक्ट कहाँ जाता है? ट्रेडिंग में या पीएनएल में? ट्रेडिंग में या पीएनएल में? डेबिट साइड ध्यान रखना। लेकिन अगर मान लीजिए कोई एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग नेचर का है, मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में फ्रिक्वेंटली नहीं हो रहा है, नॉन रिकरिंग है, नॉट फ्रिक्वेंटली नहीं हो रहा है, जैसे परचेज ऑफ असेट्स। सर परचेज ऑफ असेट्स साल में एक से ज्यादा बार कर सकते हैं। बेटा कर सकते हैं, लेकिन उतनी फ्रिक्वेंसी में नहीं करते हैं। तो इसको हम बोलेंगे कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो ये होगा कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर, जिसका इफेक्ट जाएगा हमारी बैलेंस शीट में असेट साइड। मतलब कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हमारी असेट क्रिएट करता है, और रेवेन्यू नेचर का हमारे एक्सपेंस को क्रिएट करता है। ये हो गया सेकंड क्राइटेरिया। थर्ड क्राइटेरिया पर आते हैं, परचेज पर्पस ऑफ एक्सपेंस। पर्पस ऑफ एक्सपेंस, उस एक्सपेंस का ही पर्पस क्या है? तो इसमें दो बातें होंगी दोस्तों। अगर फॉर एग्जांपल रेगुलर नेचर की रिपेयर्स वगैरह हो रही है, तो हम उसे रेवेन्यू नेचर का मानेंगे। मेजर रिपेयर्स अगर हो रही है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मेजर मतलब जिसमें हमने कोई कैपिटल इक्विपमेंट्स भी जोड़ रखे हैं, बड़े बड़े इक्विपमेंट भी ऐड ऑन किए हैं रिपेयर में, तो वो कैपिटल नेचर की रिपेयर बनेगी। मतलब इस तरह के कैपिटल नेचर वालों के इफेक्ट जाएंगे बैलेंस शीट में, और रेवेन्यू नेचर वालों के इफेक्ट जाएंगे ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में। समझ रहे हो आप लोग? अब इसमें एक नोट और काम का है जो आपको ध्यान में देना है, वो है एक्सपेंडिचर इनकर्ड अप टू रेडी टू पुट टू यूज ऑफ एन असेट, वो कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर होगा। सर इसको थोड़ा सा क्लियर कर दो। देखो दोस्तों, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये मेरे बिजनेस के लिए एक असेट है, प्लांट है, जिसको मैंने यूएस में खरीदा। तो अब मैंने इसको यूएस में खरीदा है, तो इसका परचेज प्राइस, ठीक है। फिर इसे मैं यूएस से, मुझे इसको लेकर आना है एमपी में, तो पहले मैं यूएस से सीधे एमपी में नहीं ला रहा हूँ, बाय शिप। मान लीजिए ये मुंबई आया, ओके, मुंबई आया, मुंबई से अब बाय ट्रेन या बाय रोड, ठीक है, ये एमपी में आएगा। फिर एमपी में आने के बाद मेरी फैक्ट्री की लोकेशन तक आएगा। फिर फैक्ट्री में लाने के बाद इसको इंस्टॉल कराना पड़ेगा। तो इंस्टॉल कराने के लिए मैं एक ना कंक्रीट का इसके लिए फाउंडेशन बना रहा हूँ। फिर जब ये कंक्रीट के उस फाउंडेशन पे पूरा इंस्टॉल हो जाएगा, तो मैं इसको सीधे वर्किंग में नहीं लूंगा, कुछ टेस्टिंग वगैरह करूंगा। टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग 1 होगी, टेस्टिंग 2 होगी, टेस्टिंग 3 होगी। इन सब में बेटा यूएस से खरीदने के बाद सोचो, हम यूएस से खरीद कर बाय शिप मुंबई तक लाए, उसका खर्चा, उसके बीच का इंश्योरेंस, सारे खर्चे। फिर मुंबई पोर्ट से इधर शिफ्ट किया, कस्टम ड्यूटी वगैरह पे की होगी। फिर हमने मुंबई से एमपी में लेकर आए, एमपी से फैक्ट्री में लाए, फिर फाउंडेशन बनाया, फिर टेस्टिंग की। इन सब में जो जो खर्चा हो रहा है, जो जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो इसको रेडी टू पुट टू यूज बनाने के लिए हो रहा है। सारे एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर के होंगे, और इसी के अकाउंट में डेबिट होंगे, इसी असेट में उनकी वैल्यू को ऐड किया जाएगा। सर कोई चीज जो माइनस होगी, या कोई चीज जो इसमें ऐड नहीं होगी?
बेटा मान लो अगर गवर्नमेंट को कोई टैक्स दिया है जिसका फ्यूचर में क्रेडिट मिल सकता है तो वो इसकी कॉस्ट में ऐड नहीं करना। अगली चीज, मान लो जो टेस्ट रन किए थे ना हमने जिनकी कॉस्ट को इसमें ऐड किया था, मान लीजिए उस टेस्ट रन से जो भी हमारा गंदा या जो भी इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना है या बन गया है, उसको हमने जो मार्केट में बेचा है उससे जो भी कुछ रिकवर हुआ होगा ना वो इसकी कॉस्ट से माइनस हो जाए। तो ये इतने डेप्थ कॉन्सेप्ट होते हैं। कौन कहता है कि भाई अकाउंट्स टेक्निकल नहीं होता है? अकाउंटिंग सब्जेक्ट बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट है बेटा, बहुत ही दिमाग लगाने वाला सब्जेक्ट है। तो एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर इनकर्ड इनकर्ड अप टू रेडी टू पुट टू यूज ऑफ एन असेट, वो कैपिटल नेचर का होगा। समझ में आ रहा है? तो हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा थर्ड पर्पस था। फोर्थ पर्पस पे आते हैं, इफेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी। आपने कोई एक्सपेंडिचर किया, उससे आपका रेवेन्यू या प्रॉफिट बढ़ रहा है या आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या सर्विस कम हो रही है, तो वो इफेक्ट कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर होगा। या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ने वाला है तो वो हमारा कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर होगा। सर इसको आप थोड़ा समझा दो। चलो भाई इसको देख लो अच्छे से। एग्जाम्पल में बहुत लाइटर नोट पे दे रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना। भाई ये एक मशीन है, ठीक है, इधर से आपको डालना है आलू और इधर से आउटपुट में निकलेगा सोना। पक्का? अभी इसका क्या है भाई, ये 1 आवर में बेटा जो इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है ना वो है 10 kg। आलू डालने पर 1 आवर में 1 kg सोना बना देती है। फालतू का एग्जाम्पल है लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काम का है। अब भाई मैंने ना इसमें एक छोटा सा पार्ट इधर जोड़ा, छोटा सा पार्ट जोड़ा, और ये जो पार्ट है ये 50,000 का आया है, 50,000 का आया है। तो अब ये पार्ट जोड़ने के बाद क्या हो रहा है भाई, मेरे आधे घंटे में 5 kg सोना डालने पर भाई दो, वो 5 kg आलू डालने पर 2 kg सोना का प्रोडक्शन हो रहा है, ये 50,000 खर्च करने से। अब बताओ, बोलो, मेरा पहले तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा, जो काम 1 घंटे में हो रहा था वो आधे में हो रहा है। मेरा कॉस्ट कम हुआ है, पहले 10 kg रॉ मटेरियल लगाना पड़ रहा था, 5 kg आलू लगाना पड़ रहा है। और मेरा प्रोडक्शन बढ़ा है जिससे मेरी सेल बढ़ेगी क्योंकि मेरी क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है, क्वालिटी बढ़ गई है। तो ये जो मैंने एक्सपेंडिचर किया है, ये जो मैंने एक्सपेंडिचर किया है उसका इफेक्ट बोलो क्या हो रहा है? रेवेन्यू जनरेशन मेरा बढ़ जाएगा क्योंकि मेरा रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ गया है। मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई है उससे, तो वो कैपिटल नेचर का होगा और इसका बेनिफिट मुझे फ्यूचर में भी मिलेगा। तो इसको भी मैं कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर बोलूँगा। तो ये एग्जाम्पल से आप हमेशा ध्यान रखो जो चीज़ समझाई गई है। अब आते हैं हम आखिरी कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है मटेरियलिटी। मटेरियलिटी भाई, मटेरियलिटी। तो मटेरियलिटी क्या है इसको ध्यान से समझो। मटेरियलिटी मतलब उस ट्रांजैक्शन में अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, उस ट्रांजैक्शन में दोस्तों अमाउंट कितना इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व अमाउंट। अगर अमाउंट इन्वॉल्व है और वो मटेरियल है, मटेरियल मतलब इतना अमाउंट इन्वॉल्व है जो किसी यूजर ऑफ अकाउंटिंग के डिसीजन को इम्पैक्ट करता है। मटेरियलिटी को समझो, देखो मैं समझाता हूँ। ये रेलवे क्रॉसिंग है, ठीक है, ये रेलवे क्रॉसिंग है और आप इधर खड़े हुए हो, ठीक है, और आपने हेडफोन लगा रखा है। इधर से फुल स्पीड में, है ना, वंदे भारत ट्रेन आ रही है, वंदे भारत ट्रेन आ रही है फुल स्पीड में। ये ट्रेन लग नहीं रही है, ये ठेला लग रहा है, लेकिन समझना। और ये तुम्हारा फ्रेंड है, परम मित्र, परम मित्र जो जीने मरने की कस्में खा चुका है तुम्हारे साथ। अब भाई इसने एक आंख से देखा कि ट्रेन आ रही है और एक आंख से देखा तुम आ रहे हो जिसके कान में हेडफोन लगे हुए हैं और तुम इससे मिलने ही आ रहे हो। ये तुम्हें इशारा कर रहा है, अबे देख ले वहां से ट्रेन आ रही है, रुक जा, स्टॉप स्टॉप नहीं तो निपट जाएगा। बोलो, तुमने जैसे ही ट्रेन को देखा, तुम अभी भी कंटिन्यू आगे बढ़ोगे, क्रॉसिंग करोगे या रुक जाओगे? रुकोगे, क्योंकि इसने जो इंफॉर्मेशन तुम्हें दी है, जो डेटा दिया है, वो तुम्हारे डिसीजन को चेंज कर देगा। तुम यूजर हो, तुम रुक जाओगे, डिसीजन लोगे रुकने का, क्योंकि ट्रेन के आगे आओगे तो ये जीवन लीला खत्म हो जाएगी। सिमिलरली मटेरियलिटी, जो इंफॉर्मेशन की मटेरियलिटी है, जो डेटा है, जो अमाउंट इन्वॉल्व है, वो अगर मटेरियल नेचर का है, इम्पॉर्टेंट है, तो वो कैपिटलाइज होगा।
नॉट मटेरियल है, जैसे हमने मान लो कैलकुलेटर खरीदा, एक कैलकुलेटर और एक कंप्यूटर दोनों 1 साल से ज़्यादा चल सकते हैं, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा बेनिफिट दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे सकते हैं। इस कारण हम कंप्यूटर को, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, इसलिए हम उसे कैपिटल नेचर का मानते हैं। कैलकुलेटर भी लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है, तो क्या हम उसे कैपिटल नेचर का मान लें? नहीं, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट में वो फेल हो रहा है। तो भले वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे रहा है कैलकुलेटर, लेकिन उस छोटे से अमाउंट को हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा। दैट्स वाई हम उसको रेवेन्यू नेचर का मान लेते हैं। तो सर ये जो 5 क्राइटेरिया है, इनमें पहले कौन लगेगा बेटा? डिपेंड करेगा कि कौन सी सिचुएशन, कौन सा क्राइटेरिया फिट बैठ रहा है। बाकी एक सजेशन दूंगा, मटेरियलिटी क्राइटेरिया तो अकाउंट में हमेशा जिंदा रहेगा, इसको तो लगाकर ही देखना है। जैसे मान लो रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर को आप क्या मान रहे थे? रेवेन्यू नेचर का। और नॉन रिकरिंग को आप क्या मान रहे थे? कैपिटल नेचर का। तो आपने कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंस किया है, जैसे मान लो आपने कैलकुलेटर खरीदा है अपने बिजनेस में यूज करने के लिए, एक कैलकुलेटर खरीदा है, बार बार नहीं खरीदोगे, नॉन रिकरिंग है। अब बताओ, नॉन रिकरिंग होने के कारण उसे कैपिटलाइज करोगे, या वो मटेरियल नहीं है इसलिए उसको कैपिटलाइज नहीं करोगे और रेवेन्यू नेचर का मान लोगे? तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये नॉन रिकरिंग वाला जो था ना, इसमें भी आपका मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट लग जाएगा, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट लग जाएगा। और आप कैलकुलेटर होने के बावजूद भी उसको क्या करोगे दोस्तों? नॉन रिकरिंग होने के बावजूद भी, क्योंकि वो मटेरियल नहीं है इसलिए आप उसको कैपिटल नेचर का नहीं मानोगे। सर कुछ एग्जाम्पल करा देते बुक के तो समझ में आता। चलो फटाफट देखते हैं भाई, 2-3 एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट की मैराथन करा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल की मैराथन अलग से भी लूंगा। ओवरऑल एक्सपेंस ऑफ सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गलत, देखो, सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है, तो जब तक उसको रिपेयर नहीं कराओगे वो रेडी टू पुट टू यूज नहीं होगा, रेडी टू पुट टू यूज नहीं होगा, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलेगा इसका, तो ये रेवेन्यू नेचर का नहीं होगा, ये कैपिटल नेचर का होगा। दैट्स वाई ये फॉल्स है। अब बेटा इसमें फॉल्स और ट्रू पकड़ना इतना टफ नहीं है, जितना इसके अंदर का जो शॉर्ट में 1-2 लाइन में जो लैंग्वेज यूज करके, कीवर्ड यूज करके आपको जो आंसर देना होता है। देखो क्या कीवर्ड यूज हुआ है, फॉल्स है। ओवरऑल एक्सपेंस आर इनकर्ड टू पुट सेकेंड हैंड मशीनरी इन वर्किंग। देखो पुट टू यूज वाला वर्ड आ गया है, टू डिराइव इंड्यूरेबल लॉन्ग टर्म एडवांटेज, सो इट शुड बी कैपिटलाइज। थोड़ा आपको कीवर्ड्स पे ध्यान देना होगा, कीवर्ड्स पे ध्यान देना होगा। मनी स्पेंड टू रिड्यूस वर्किंग एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगेन भाई इसमें आपका कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है? एक्सपेंडिचर को करने से आपकी वर्किंग जो कॉस्ट है वो कम हो रही है, तो ये कैपिटल नेचर का होगा। इट मे बी रीजनेबली प्रिज्यूम दैट मनी स्पेंड फॉर रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वुड हैव जनरेटेड लॉन्ग टर्म बेनिफिट टू एंटिटी, तो दिस इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये ध्यान रखो भाई, इसी तरीके से हमें कॉन्सेप्ट को लगाना होगा। चलिए अब आते हैं अपन, जो एक कॉन्सेप्ट है जो हमें थोड़ा अकाउंटिंग पर्पज से मालूम होना चाहिए, उसको देख लेते हैं भाई। हमारा कॉन्सेप्ट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को मैं बहुत फास्ट समझाने वाला हूँ, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 भी इसको मना करता है कि अब इन सबको हमें रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए, जो भी एक्सपेंस है उसको हमें पीएनएल में ले जाकर मार देना चाहिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट होता क्या है, आपको थोड़ा इसके बारे में मालूम होना चाहिए। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड का मतलब है कोई रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, लेकिन आपने उसको इस बार पूरा नहीं मार के डेफर कर दिया है, मतलब लात मार के आगे के सालों के लिए खिसका दिया है, तो उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं। तो एग्जाम्पल कैसे समझ सकते हो, देखो दोस्तों, देखो, बताओ, एडवर्टीजमेंट, जो हम एडवर्टीजमेंट करते हैं वो कौन से नेचर का एक्सपेंस होता है? एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कौन से नेचर का होता है जनरली? सर रेवेन्यू नेचर का होता है। दैट्स गुड, वो रेवेन्यू नेचर का होता है भाई, रेवेन्यू नेचर का ही इसे माना जाता है। लेकिन मान लो आपने नया कोई बिजनेस चालू किया था और 30 लैक्स का, 30 लैक्स का आपने 30 लैक्स का आपने एक्सपेंडिचर किया था, और अब आपको लग रहा है कि ये जो 30 लाख का आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस किया है, इसका 3 इयर्स तक आपको बेनिफिट मिलेगा, 3 इयर्स तक आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अकाउंटेंट लोग क्या करते हैं,
वो 330 लाख डिवाइड बाय 3 ईयर, हर साल का खर्चा 10 लाख मान लेते हैं। तो बोलो फर्स्ट ईयर का 10 लाख होगा, तो बचा कितना 20, तो वो 20 आने वाले 2 सालों में 10 10 बढ़ जाएगा। तो इस तरह से वो 20 लाख को डेफर करते हैं। लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो इंटेंजिबल असेट्स पर है वो बोलता है कि भाई अब इनका कुछ भी नहीं है, इनको इमीडिएटली जहाँ दिखे वहाँ मार के ख़त्म करो पीएनएल में। कोई आगे इनको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक खिसकाने का ज़रूरत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट बाई चांस कभी आपको कहीं दिखे इसलिए बताया जा रहा है बेटा। अब आगे आते हैं हम रिसिप्ट्स पर, ख़त्म करते हैं इस टॉपिक को, रिसिप्ट्स की बातें करते हैं। रिसिप्ट्स की क्या कहानी है? तो भाई रिसिप्ट्स यानी इनफ्लो। इनफ्लो, पैसे का इनफ्लो हो रहा है, पैसे का इनफ्लो हो रहा है। अब ये जो इनफ्लो हो रहा है ना, ये रेवेन्यू नेचर का इनफ्लो है या कैपिटल नेचर का इनफ्लो है? मतलब इसका इफेक्ट ट्रेडिंग या पीएनएल पे जाना है या बैलेंस शीट पर जाना है? तो पहले रेवेन्यू नेचर को समझते हैं। क्या बोल रहा है हमारा मॉड्यूल? रेवेन्यू नेचर का कौन सा इनफ्लो होता है, रिसिप्ट्स होती है इन कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी। अगर नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी में कोई पैसा आ रहा है, जैसे लाइक सेल ऑफ गुड्स या सर्विस, हमने सर्विस दी है किसी को या गुड्स बेचा है, तो उससे जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट्स हमारी होती है, रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट्स हमारी होती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स क्या होंगी, व्हेन इज नॉट अ रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट। अगर कोई रिसिप्ट रेवेन्यू नेचर की रिसिप्ट नहीं है तो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट बनेगी। अब कैपिटल नेचर की रिसिप्ट्स के कुछ एग्जांपल देख लो। सेल ऑफ पीपी इन्वेस्टमेंट, आपने कोई फिक्स्ड एसेट सेल की, पीपीई सेल की या कोई इन्वेस्टमेंट सेल किया, तो उससे जो पैसा मिल रहा है वो कैपिटल नेचर का होगा। मालिक ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन लेकर आया है, मतलब कैपिटल अपनी इन्हांस की है, या शेयर इशू से या डिबेंचर इशू से आपने कोई लोन वोन ले रखा है, टेकिंग लोन या कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया है, तो वो कैपिटल नेचर का रिसिप्ट्स होगा। इवन सिक्योरिटी प्रीमियम जो आपको रिसीव हुआ है इशू ऑफ शेयर पे या इशू ऑफ डिबेंचर पे, तो जो एसपीआर का पैसा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो आपको मिलता है, वो भी कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होंगी। और इन सब का इम्पैक्ट बैलेंस शीट पर जाएगा। कैसे जाएगा देखो, ये तो लाइबिलिटी साइड आ जाएंगे। देखो एसपीआर रिसीव्ड रिजर्व एंड सरप्लस में इम्पैक्ट डालेगा। टेकिंग लोन, तो लॉन्ग टर्म लोन है या शॉर्ट टर्म लोन है, मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट है या सीसी लिमिट है, कुछ भी है, टेकिंग लोन ये लाइबिलिटी साइड आएगा, है ना। कैपिटल कंट्रीब्यूशन ये शेयर होल्डर फंड्स में जाएगा या कैपिटल में जाएगा सोल प्रोप्राइटर की। ये जो सेल ऑफ पीपी इन्वेस्टमेंट है, इससे हमारा असेट साइड कम हो जाएगा, असेट साइड कम हो जाएगा, तो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जा तो बैलेंस शीट में ही रहा है ना। तो ये हमारे सेल वाले पोर्शन की कहानी थी, मतलब रिसिप्ट वाले पोर्शन की कहानी थी। रिसिप्ट्स के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं भाई हम फटाफट। रिसिप्ट्स के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, चलो ये देखो भाई फटाफट देखो। इलस्ट्रेशन 4, अ मशीन विथ अ बुक वैल्यू 10 लाख इज सोल्ड फॉर 12 लाख। तो ये कौन सा नेचर का होगा भाई? ये होगा हमारा कैपिटल रिसिप्ट्स। प्रीमियम अमाउंटिंग 1 लाख रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर, ये भी कैपिटल नेचर का रिसिप्ट होगा, ये ध्यान रखना। एन अमाउंट 20 रिसीव्ड फ्रॉम गुड्स सोल्ड इन कैश, तो ये होगा हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट। एन अमाउंट ऑफ 5 लाख रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम बैंक, ऑल्सो एन इंटरेस्ट 40,000 वॉज रिसीव्ड इन एडिशन टू मैच्योरिटी ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। बताओ कौन से नेचर का रिसिप्ट होगा? तो जो एफडी से पैसा मिला है भाई, एफडी से, वो कैपिटल नेचर की रिसिप्ट होगी। लेकिन जो रिकरिंग है, रिकरिंग नेचर का हमें मिल रहा था इंटरेस्ट, वो हमारा रेवेन्यू नेचर का होगा, ध्यान रखना रेवेन्यू नेचर का। अब हम एक और कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हैं, देखो रिपीट करते हैं। रिकरिंग नेचर की रिसिप्ट हो रही है, बार बार होने वाला रिसिप्ट है, तो वो जनरली रेवेन्यू नेचर। तो नॉन रिकरिंग क्या होंगे? कैपिटल नेचर के रिसिप्ट होंगे। ये सारी चीज़ें भी आपको दिमाग में रखनी है। सर नेचर ऑफ बिजनेस का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं क्या रिसिप्ट्स पर? डेफिनेटली। एक फर्नीचर ट्रेडर फर्नीचर को बेचकर जो पैसा रिसीव कर रहा है वो रेवेन्यू। लेकिन उसके पास एक पुराना फैन था जो वो अपने बिजनेस में यूज करता था, उसको सेल करके जो पैसा मिलेगा वो फिक्स्ड एसेट की सेल होगी, तो वो सेल कैपिटल नेचर की सेल होगी। तो सेम कॉन्सेप्ट है भाई, आपको फंडे लगाने पड़ेंगे, इससे आपके ट्रू फॉल्स सही होंगे। बने रहिए, अगले किसी टॉपिक में हम कुछ और कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को कवर करेंगे इस मैराथन में।